हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजी का टॉपिक नंबर 1, जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। सबसे पहले हम होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन देख लेते हैं। होम्योस्टेसिस रिफर्स टू द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी जो होती है हमारी, वो इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखने के लिए मेंटेनेंस करती है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। ओके। द वर्ड होम्योस्टेसिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉल्टर बार्टफोर्ड कैनन। होम्योस्टेसिस जो वर्ड है वो इंट्रोड्यूस किया गया था बाय वॉल्टर बार्टफोर्ड कैनन ने। ठीक है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट वॉज नोटिफाइड बाय क्लॉड बर्नार्ड। ये एक फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट हैं 19th सेंचुरी के। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को हम ECF भी कहते हैं। ECF इज़ द बॉडी फ्लूइड दैट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। ECF जो होता है एक बॉडी फ्लूइड होता है जो सेल्स के बाहर साइड प्रेजेंट होता है। इसके जो एग्जांपल होते हैं प्लाज्मा, ब्लड और लिम्फ होते हैं। ठीक है। ECF कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स, आयंस एंड अदर सब्सटेंसेस नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल। ECF जो होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयंस होते हैं और सब्सटेंसेस होते हैं जो सर्वाइवल ऑफ द सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके। रोल ऑफ वेरियस सिस्टम्स ऑफ द बॉडी इन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में कुछ सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इनका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिटिव सब्सटेंस इनटू द ब्लड। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस जो होते हैं उनका डाइजेशन होता है, उनका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। और फिर यही जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं ये ब्लड में जाके मिल जाते हैं। ब्लड इन टर्न ट्रांसपोर्ट सप्लाई दीज सब्सटेंसेस टू द सेल ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या करता है? ये सब्सटेंसेस जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस है उनको सप्लाई करता है टू द सेल्स ऑफ द बॉडी, सेल्स में। ठीक है। और फिर सेल्स में जाके इन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस का मेटाबॉलिज्म हो जाता है और एनर्जी का प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। बाय एक्सचेंज ऑफ गैसेज इट सप्लाइज एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल्स फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सेल्स को प्रोवाइड किया जाता है फॉर मेटाबॉलिज्म। ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर बैलेंस। किडनी जो होती है वाटर बैलेंस करती है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड एंड बेस बैलेंस, ओस्मोलैरिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं स्किन। स्किन कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल ब्लो, बैक्टीरिया, टॉक्सिक सब्सटेंस एंड अल्ट्रावायलेट रेज। स्किन जो है वो कवर करके रखती है, प्रोटेक्ट करती है हमारे ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी को कवर करके रखती है, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। बैक्टीरिया से, टॉक्सिक सब्सटेंसेस से और अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी बॉडी को स्किन जो है वो प्रोटेक्ट करती है। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है ब्लड वेसल्स और हार्ट। तो ये क्या होते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं फॉर फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई करने में हार्ट और ब्लड वेसल्स का ही काम होता है। ओके। सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड्स हार्ट एंड ब्लड वेसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक नोड्स फॉर्म डिफेंस बैरियर्स ऑफ द बॉडी बाय डिस्ट्रक्टिंग बैक्टीरिया एंड अदर टॉक्सिक एजेंट्स। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं जो डिफेंस बैरियर्स बनाते हैं और ये बैक्टीरिया और अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस और टॉक्सिक जो एजेंट्स होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन करते हैं। ओके। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ के हॉर्मोन्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है एंडोक्राइन सिस्टम। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं स्केलेटल मसल्स। मसल्स इन्वॉल्व इन होम्योस्टेसिस बाय हेल्पिंग ऑर्गेनिज्म टू मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड। मसल्स जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं होम्योस्टेसिस में, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म को मूव करने में हेल्प करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर फूड। ओके। लास्ट हम देखते हैं नर्वस सिस्टम। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन होम्योस्टेसिस। ये हम आगे की प्रोसेस में देखेंगे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। ओके।
नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टैटिक सिस्टम। इसमें 3 कंपोनेंट्स आते हैं, सेंसर्स, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर्स। ओके, तो होम्योस्टैटिक सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से? सेंसर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर्स। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं सेंसर्स क्या होते हैं। डिटेक्ट्स चेंजेस इन द बॉडी। सेंसर्स जो होते हैं वो चेंजेस इन द बॉडी को डिटेक्ट करते हैं। कोई भी चेंजेस आ रहा है उसको डिटेक्ट करेंगे, कोई स्टिमुलस है उसको डिटेक्ट करेंगे, सेंसर्स डिटेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर क्या होता है? रिसीव द इंफॉर्मेशन, कंपेयर्स इट विद द नॉर्मल वैल्यू एंड डिसाइड द रिस्पॉन्स। क्या होता है कि सेंसर्स के द्वारा जो इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है कंट्रोल सेंटर को, तो वो उसको रिसीव करता है, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, फिर चेक करता है उसको, कि कंपेयर करता है जो नॉर्मल वैल्यू है, जैसे कोई टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल हम टेम्परेचर ले लेते हैं, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया या डिक्रीज़ हो गया है, तो जो कंट्रोल सेंटर होता है वो मेजर करेगा कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। अगर ज़्यादा हो गया है तो वो रिस्पॉन्स सेंड करेगा उसको कम करने के लिए टेम्परेचर को, और अगर कम हो गया तो वो रिस्पॉन्स सेंड करेगा कि टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। ओके, तो इसका जो सबसे मेन एग्जांपल होता है वो होता है हाइपोथैलेमस। ओके, तो ये टेम्परेचर कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होता है हाइपोथैलेमस। फिर थर्ड पॉइंट हम देखते हैं इफेक्टर, कैरीज आउट द रिस्पॉन्स टू रीस्टोर। इफेक्टर जो होता है वो रिस्पॉन्स कैरी करता है। ओके, इफेक्टर का अगर हम एक एग्जांपल देखें तो है स्वेट ग्लैंड्स रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर। कंट्रोल सेंटर जो था वो हाइपोथैलेमस था, तो हाइपोथैलेमस ने रिस्पॉन्स भेजा इफेक्टर मतलब स्वेट ग्लैंड्स को, कि टेम्परेचर जो है, बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो स्वेट ग्लैंड्स जो रहेंगे वो इफेक्टर हैं और वो काम करना स्टार्ट कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो स्वेट प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है बॉडी का वो मेनटेन हो जाए और वो रिड्यूस हो जाए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ होम्योस्टैटिक सिस्टम। होम्योस्टैटिक सिस्टम की एक्शन कैसे होती है? सबसे पहले नॉर्मल रहता है, ठीक है, कोई भी टेम्परेचर है या कोई भी हार्मोन है वो नॉर्मल कंडीशन में है। अगर उसमें कोई डेविएशन आ जाएगा तो सेंसर्स को पता चल जाएगा कि डेविएशन आ गया, कोई स्टिमुलस हो रही है, ठीक है, तो वो कंट्रोल सेंटर को रिस्पॉन्स सेंड करेगा कि कुछ गड़बड़ है बॉडी में। ठीक है, कंट्रोल सेंटर उसको रिकॉग्नाइज़ करेगा और उसमें काम करेगा और फिर उसके बाद रिस्पॉन्स सेंड करेगा इफेक्टर्स को। इफेक्टर्स फिर वर्कआउट करना स्टार्ट कर देंगे और फिर उसका जो भी इम्बैलेंस हुआ है उसका करेक्शन कर देंगे और बॉडी फिर से नॉर्मल हो जाएगी। ओके, तो जो सेंसर्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम करते हैं। ओके, और जो इफेक्टर्स होते हैं वो कमांड देखते हैं। ओके, जो भी कंट्रोल सेंटर उनको कमांड देता है उस पर वो वर्क करते हैं, इसलिए यहाँ पर कमांड लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में हम देखेंगे कि नेगेटिव फीडबैक आता है और पॉजिटिव फीडबैक आता है। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। इट मेंटेन्स होम्योस्टेसिस बाय रिवर्सिंग डेविएशंस एंड कीपिंग बॉडी कंडीशन स्टेबल। इसमें क्या होता है कि ऐसा होम्योस्टेसिस मेंटेन किया जाता है जो भी कंडीशन हो रही है उसके अगेंस्ट काम करने के लिए। जैसे अगर कोई हार्मोन बन रहा है तो उसको बंद करने के लिए जो भी प्रोसेस की जाती है उसको नेगेटिव कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। ओके, मतलब रिवर्स करना है कोई भी प्रोसेस को, उसके अगेंस्ट काम करना है। ओके, नेक्स्ट है पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम मैकेनिज्म इन विच द रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय अ चेंज इनहेंस और एम्पलीफाइज द ओरिजिनल स्टिमुलाई इंस्टेड ऑफ अपोजिंग इट। इसमें क्या होता है, ये ऐसा मैकेनिज्म होता है जो जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको और ज़्यादा इनहेंस करेगा और बढ़ाता है, एम्पलीफाई करता है। ओके, जैसे कि अगर बॉडी कह रही है कि ये हार्मोन बनाना चाहिए तो वो और ज़्यादा उस हार्मोन को बनाएगा और ज़्यादा उस हार्मोन को बनाएगा, तो ये जो होता है वो पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होता है। ओके, हम एक एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। नॉर्मल वैल्यू जो होती है, जैसे हाइपोथैलेमस है वो टीआरएच रिलीज़ करता है। टीआरएच का फुल फॉर्म होता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो जो ये टीआरएच होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है और एंटीरियर पिट्यूटरी फिर क्या करती है, टीएसएच रिलीज़ करने लगती है, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, थायराइड ग्लैंड के पास जाता है और फिर उसके बाद थायराइड ग्लैंड जो है वो T3 T4 रिलीज़ करने लगते हैं। ओके, फिर ये T3 T4 जो होते हैं वो टारगेट टिश्यू में जाते हैं और मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये जो होती है ये नॉर्मल प्रोसेस होती है। हम देखते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म।
नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि T3 और T4 का लेवल ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता है। अगर ब्लड में T3 T4 का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो जो हाइपोथैलेमस होता है वो TRH का लेवल लो कर देता है। ओके, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल अगर लो हो जाएगा तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी को भी इनहिबिट करेगा। तो TRH का लेवल अगर लो हुआ तो वो इनहिबिट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी जब इनहिबिट हो जाएगी तो TSH का लेवल भी लो हो जाएगा। ओके, फिर TSH अगर लो हो गया तो लेस स्टिमुलेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का स्टिमुलेशन जो होता है वो लेस हो जाएगा और T3 T4 का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले क्या हुआ था कि T3 T4 का लेवल इंक्रीज़ हुआ था और हमें उसको रिड्यूस करना था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हमने T3 T4 का लेवल डिक्रीज़ कर दिया। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं TSH का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और TRH का फुल फॉर्म होता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का जो मेन एग्जांपल होता है वो होता है ब्लड क्लॉटिंग। ओके, जब भी कोई इंजरी हो जाती है तो उसको हील करने के लिए प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है और जो फिब्रिनोजिन है वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है कि थ्रोम्बिन फॉर्म्ड इन सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में जो थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन हो रहा है वो स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ मोर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इन एडिशन टू कन्वर्ट फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। अब क्या हो रहा है इसमें पूरी प्रोसेस में क्या हो रहा है कि सबसे पहले इंजरी हो गई, उसको हील करने के लिए प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बने। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ कि प्रोथ्रोम्बिन जो था वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया। ओके, और जो फाइब्रिनोजिन था वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो ये प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होएगा, ये स्टिमुलेट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को बनाने के लिए। और फिर ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेंगे और फिर ये जो फाइब्रिन है ये क्या करेगी, हील करेगी बॉडी को। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल मीन्स द बॉडी टेक्स एक्शन इन एडवांस टू प्रिवेंट इम्बैलेंस। अगर हमारी बॉडी में कोई इम्बैलेंस होने वाला है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, अगर हमारी बॉडी में कोई इम्बैलेंस होने वाला है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारी बॉडी पहले से ही एक्शन ले लेती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। इसमें क्या होता है, लेबर पेन स्टार्ट होने के पहले ही यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। मूवमेंट ऑफ फीटस इन सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स में फीटस का मूवमेंट होने लगता है। ठीक है, फीटस जो है वो सर्विक्स की साइड ऐसे मूव करने लगता है। डायलेशन ऑफ सर्विक्स हो जाता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फीटस थ्रू सर्विक्स। ओके, डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स जो होते हैं वो इम्पल्स का डिस्चार्ज करने लगते हैं। ये जो इम्पल्स हैं वो हाइपोथैलेमस में जाने लगती हैं। ओके, और फिर हाइपोथैलेमस में इम्पल्स जाती हैं तो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होने लगता है और जिसकी वजह से यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है और फिर उसके बाद लेबर पेन स्टार्ट होता है। तो मतलब ये जो सारी प्रोसेस है ना, ये हमारी बॉडी पहले से ही तैयार करके रख लेती है। ओके, लेबर पेन स्टार्ट होने के पहले ये सारी प्रोसेस होने लगती है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि ये जो एग्ज़ाम्पल है ये फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम का भी एग्ज़ाम्पल है और ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म का भी एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर जो बॉडी है वो मोर और मोर ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस कर रही है। तो ये पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का भी एग्ज़ाम्पल होता है। लास्ट में हम देखते हैं होम्योस्टैटिक इम्बैलेंस, कि होम्योस्टैसिस की जो प्रोसेस होती है उसका इम्बैलेंस कैसे हो जाता है, स्ट्रेस से, हाइपॉक्सिया, अल्कोहल कंजप्शन से, ठीक है, स्लीपलेसनेस से, ओवर एक्सरसाइज, एजिंग, लैक ऑफ वाटर इनटेक, इन सब कंडीशंस की वजह से जो होम्योस्टैसिस होता है उसका इम्बैलेंस हो जाता है। ओके ओके, थैंक यू।